स्ट्रेट लाइंस। सो स्ट्रेट लाइंस में आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? फैमिली ऑफ लाइंस। और आज आप लिखिए पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस मतलब जोड़ा, दो का कॉम्बिनेशन। पेयर ऑफ लाइंस ये कंबाइंड इक्वेशन है ना, लिखो पेयर ऑफ लाइंस कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड या फिर एक और नाम होता है इसका जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसको ध्यान से समझिए। तो कल मैंने आपको भी बताया था कि देखिए ये जो है ना पेयर ऑफ लाइंस या फैमिली ऑफ लाइंस होती हैं। फैमिली ऑफ लाइंस का तो बस इतना सा रोल था कि यदि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट मिलेगा एंड थ्रू द वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एंड कंबाइन टुगेदर दीज लाइंस फॉर्म फैमिली ऑफ लाइंस, राइट। ये तो इतना सा छोटा सा टॉपिक था, ये भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका यूज जो है ना कॉनिक सेक्शन और सर्कल में बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। तो आप कॉनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी बड़ा एक चैप्टर होता है, मेजर चैप्टर, उसमें से कॉम्प्रिहेंशन बनते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब काफी पूछा आता है वो, तो उसमें ना इसका यूज आता है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब भी हम दो लाइंस को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो उनको हम बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन। मतलब पेयर का मतलब क्या है? टू लाइंस, है ना। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? x इक्वल टू 0। और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइंड इक्वेशन क्या बन जाएगा? x इंटू वाई इक्वल टू 0, है ना। जैसे जॉइंट इक्वेशन मैं लिखूं तो जॉइंट या कंबाइंड इक्वेशन, है ना, कोई भी नाम दे दो, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का जॉइंट इक्वेशन कितना हो गया? x इंटू वाई इक्वल टू 0, राइट। तो यदि दोनों इक्वेशंस, दोनों एक्सिस की इक्वेशंस आपको साइमल्टेनियसली देना है तो वो इस तरह से लिखेंगे। अब आप सुनिए, देखो कंसीडर, आप दो लाइंस कंसीडर करो, ध्यान से समझो ना, अभी लिखना बंद करो, पहले आप अच्छे से समझिए फिर नोट करेगा। पहले समझ में आना जरूरी है। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करें उसका सार तो समझिए कि बेसिकली स्टार्टिंग कहां से हो रही है, क्या करना है ना। तो कंसीडर इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस x प्लस वाई माइनस 3 या इक्वल टू 3 इक्वल, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक मैंने ले लिया 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। दो लाइंस ले ली मैंने जनरल फॉर्म में, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और ax प्लस बी वाई माइनस सी या प्लस सी इक्वल टू 0। अभी मुझे जॉइंट इक्वेशन निकालना है। देखो यहां से एक लाइन आई x इक्वल टू 0, एक लाइन आई y इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। आपको लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना है एंड राइट को राइट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने 0 बनाया सेकंड इक्वेशन में एंड फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आपका +3 है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 0 करके बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं x इक्वल टू 3 माइनस वाई और 3 माइनस वाई को राइट हैंड साइड 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो फिर आपका कोई भी टर्म खत्म ना हो, वैनिश ना हो, सो आप क्या करेंगे? फर्स्ट मेक, क्या करेंगे बोलिए? RHS 0, राइट हैंड साइड को 0 बनाओ। तो इसको लिखिए आप x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और अब आप मल्टीप्लाई करिए x प्लस वाई माइनस 3 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी टर्म आपका 0 नहीं बनेगा। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी x और y में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ही तो लाइन कहलाती है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 2 डिग्री मिलेगा, है ना। यहाँ देखिए अनुराग, लिखना बंद करो ना, दिस इंटू दिस। जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बनेगा 2x स्क्वायर, y को y से मल्टीप्लाई करिए y स्क्वायर, x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई, दिस इंटू दिस एक्स वाई एंड 2xy यानी 3xy। देखो इसमें ध्यान से समझो मैंने क्या किया ना। जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट, है ना, द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हेन यू मल्टीप्लाई x विथ y तो आपको x इंटू वाई मिलेगा, y को y से मल्टीप्लाई करने पर y स्क्वायर बनेगा। जब भी आप किन्हीं दो लाइंस के बीच में स्लोप के रेस्पेक्ट में बात करेंगे या दो लाइंस के बीच का एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, जब भी आप स्लोप निकालते हैं या एंगल निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, है ना, इन केसेस में
आपके पास कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक लाइन है y इक्वल टू 2x तो उसका स्लोप 2 है। यदि ये लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया तो भी स्लोप आपका 2 ही रहेगा। जब आपकी लाइन y इक्वल टू 2x माइनस 7 हो गया तो भी आपका स्लोप वो ही रहेगा। यानी स्लोप और थीटा जो ना x और y के कोफिशिएंट के कारण निकाला जाता है, ना कि कांस्टेंट के कारण। आपको बात समझ में आई? अब सुनो, आपको इस मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है और फिर उसको दिमाग में रखना है। जब आप x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई की टर्म आएगी। अभी तक इन स्टार्टिंग की 3 टर्म में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। कांस्टेंट कौन है? ये -3 और -7, इनका कोई रोल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x इंटू वाई की जो टर्म्स आती हैं वो सिर्फ x और y के कारण आती है। यानी ये दीज 3 टर्म्स ये किसके कारण आती है? ये आती है ड्यू टू x एंड y। नो रोल, इसमें कोई रोल नहीं है। नो रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। अब आप क्या करेंगे? सुनो, दिस इंटू दिस -7x और ये माइनस का 6 कितना हो गया? माइनस का 13x। y के लिए -7y माइनस का 3y माइनस 10y और प्लस का 21। और जो लास्ट की ये जो 3 टर्म्स आती हैं ये किसके कारण आती है? ड्यू टू कांस्टेंट। तो टोटल आपके पास 6 तरह की टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई एक्स वाई और कांस्टेंट, है ना। और सुनो, इनको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। नॉन होमोजीनियस कौन? समझिए, नॉन होमो कौन? होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो भी बोलते हैं, नॉन होमो भी बोलते हैं। तो नॉन होमो मतलब इसका पावर कितना? 2, इसका पावर 2, इसका पावर 2, इसका डिग्री कितना है? यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री कितना हो गया? 2। इनमें क्या है? डिग्री 1 और इसकी डिग्री कितनी है? 0। तो यहाँ पे ओवरऑल इस इक्वेशन के अंदर x और y का पावर सेम नहीं है। जहां पे कहीं पे 2 डिग्री आता है, कहीं पे 1 डिग्री आता है, कहीं पे 0 डिग्री यानी कांस्टेंट आता है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। दूसरा, हम इसको ना इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ x, y, यानी ये x और y दोनों का फंक्शन है। जैसे अगर आप देखो, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ यू राइट x एंड y सेपरेटली, जैसे y इक्वल टू साइन x, मिला हुआ नहीं, y इक्वल टू लॉग x अलग है, y अलग है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक अलग है, y अलग है। आप ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अलग है। फिर आप सर्कल का इक्वेशन लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें x और y एक साथ आते हैं, है ना। ये y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं है ना। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। और जिसमें y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब हम क्या करेंगे? कंसीडर 2 इक्वेशंस ऑफ लाइंस इन जनरल फॉर्म। लाइन की जनरल इक्वेशन कैसे लेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1, और फिर उनका क्या निकालेंगे? जॉइंट इक्वेशन। तो जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप? उनको मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में 0 बना लो और फिर उनको मल्टीप्लाई करिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए, आपको क्या मिलेगा? दिस इंटू दिस, a1 a2 x स्क्वायर, a1 कांस्टेंट a2 कांस्टेंट, कंबाइन टुगेदर मेक द न्यू कांस्टेंट ax स्क्वायर। ठीक है। फिर दिस x का टर्म y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy मिलेगा, उसको लिखेंगे हम 2hxy। फिर b1 b2 y स्क्वायर, उसको लिखेंगे by स्क्वायर। फिर x के कोफिशिएंट को एक नया कोफिशिएंट मान लेंगे 2gx, y के कोफिशिएंट को मान लेंगे 2fy और c1 c2 यानी कांस्टेंट, इसको एक नया कांस्टेंट मान लेंगे c। और इस इक्वेशन को बोलते हैं, हम ध्यान से देखिए, ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन ऑफ द 2 लाइंस विच इज इन द जनरल फॉर्म, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और चूंकि इनकी पावर सेम नहीं है इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। तो दिस इज द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो बात समझ में आई?
जब आप दो लाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 तरह की टर्म्स आती है, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, वाई स्क्वायर, एक्स का, फिर वाई का और कांस्टेंट का। ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म होती है ना, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये 2 डिग्री टर्म्स है। ये कैसी है? ये 2 डिग्री टर्म्स है। ये किसके कारण आती है? एक्स और वाई के कारण, ओनली एक्स और वाई के कारण, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। यानी अब मेरी बात सुनो, यदि मैं इन C1 C2 को 0 बना दूं, इफ द लाइन C1 C2 को 0 बनाने का मतलब क्या है? लाइंस कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से, और जब लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उनमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। और जैसे ही आपने ये C1 C2 को 0 बनाया, ये लास्ट की 3 टर्म एकदम रवाना हो जाएगी यहां से, खत्म। क्योंकि ये लास्ट की 3 टर्म किसके कारण आ रही है? कांस्टेंट के कारण। देखो आप यहां देखो, यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस -3 और -7 को हटा देते हैं। x प्लस 3 और 2x प्लस वाई, -3 हटाया, -7 हटाया। बेसिकली ये दो लाइन्स हैं जो कहां से पास करती है? ओरिजिन से। x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखो क्या मिलेगा आपको, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंटू दिस 2x स्क्वायर xy और कितना आएगा यहाँ, सॉरी x प्लस वाई, है ना। तो यहां से कितना आएगा, x इंटू वाई 2xy 3xy और y और y मिलकर के कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। ये लास्ट की 3 टर्म नहीं आई। अब ऐसा क्यों मैं बार बार इतना जोर डाल रही हूँ, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के कारण है, ये कांस्टेंट के कारण नहीं है? इसलिए क्योंकि जब भी मेरे को एंगल निकालना है, जब भी मुझे स्लोप निकालना है या कोई भी ऐसा डेरिवेशन करना है जिसमें सिर्फ स्लोप और एंगल का ही रोल है, वहां कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं है ना। तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है कि हम इस तरह से लाइंस की इक्वेशन लें, इस तरह से लाइन की इक्वेशन लें, x प्लस वाई इक्वल टू 0 या 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 या x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 या 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या फर्क पड़ रहा है, हम कांस्टेंट लें। देखो ना ये कितना सुंदर फॉर्मेट में है। इसके फैक्टर भी आप बहुत इजीली बना सकते हो। दिस इंटू दिस कितना हो गया 2, तो इस 3xy को कितना ब्रेक करेंगे, xy प्लस 2xy। सो ये दिस इज द स्टैंडर्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। याद रहेंगी, स्टार्टिंग की 3 टर्म किसके कारण, सिर्फ x और y के कारण। ध्यान रखो ना, फिर आप कंफ्यूज होंगे। लास्ट की 3 टर्म कांस्टेंट के कारण, स्टार्टिंग की 3 टर्म में कोई रोल नहीं है। अब देखो, अब हम लिखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये क्या था, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम क्या लिखेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। एंड ध्यान से देखें, दीज 2 लाइन्स, ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती है एक P पॉइंट पे, जो कौन है, ओरिजिन। यानी दोनों लाइन्स कहां से पास करती है, 0,0 से। इनका जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। तो जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करिए, a1x b1y a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 करिए तो क्या मिलेगा, a1 a2 को मान लेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अरे यहां देखिए क्या देखना है इसमें, ये देखना है कि इसका पावर भी 2 है, इसका पावर 1, इसका पावर 1 2 और y पे पावर 2। हर जगह पावर कितना है यहाँ पे 2, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो जो होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री, तो आपको नजर आ ही रहा है, ये लाइंस यानी ये कंबाइंड इक्वेशन जो है लाइंस की, वो कहां से पास करेगी, हमेशा ओरिजिन से। एंड जो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या होती है, पैरेलल कभी भी नहीं होती, वो क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है। अब मेरी बात सुनिए, देखो हर 2 डिग्री इक्वेशन लाइन की जॉइंट इक्वेशन हो जरूरी तो नहीं है। जैसे एक सर्कल होता है ना, सर्कल की इक्वेशन भी 2 डिग्री है। इलिप्स का इक्वेशन भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब 2 डिग्री है। तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर 2 डिग्री इक्वेशन आपके पास 2 लाइंस को मल्टीप्लाई करके ही बनी हो। यानी देखो इसको ऐसे समझिए, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट आए ये जरूरी तो नहीं। तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डी पे, यानी उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। अब आप अगर 2 लाइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आपको इक्वेशन या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको मल्टीप्लाइड इक्वेशन दे दूं और वो आपको 2 लाइंस अलग अलग दे दे, ऐसा हर केस में तो जरूरी नहीं है। तो ये जानना जरूरी है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन कब 2 लाइंस में स्प्लिट हो जाएंगी, वो हम जाने। पहले इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि ये इजी फॉर्मेट है ना। तो हमने ले लिया ax स्क्वायर प्लस
2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसको आप डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय किससे, x² से, तो ये बनेगा by/x का होल स्क्वायर प्लस 2hy/x प्लस a इक्वल टू 0। अब सुनो, ये लाइंस आपने, ये कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकाली थी आपने, इन दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके, एंड ये लाइंस किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में, और ये लाइंस कहां से पास करती है, ओरिजिन से। अब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन को स्लोप फॉर्म में ले लो, y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। और सुनो, y/x की दो वैल्यूज हैं, क्या, m1 और m2। y/x का वैल्यू m1 और यहाँ y/x का वैल्यू m2। यहाँ देखिए अमन, ये समझ नहीं आएगा, आप बाद में नोट करना। तो y/x का वैल्यू m1, y/x का वैल्यू m2, इसलिए मैंने y/x में क्वाड्रेटिक बनाया। देखिए मेरी बात सुनो, ये एक क्वेश्चन है, ये सेकेंड डिग्री क्वेश्चन है, होमोजीनियस। इससे मुझे यही लाइन वापस लानी है, तो या तो आप डायरेक्टली फैक्टर बनाएं, या आप क्या करिए, इसको x² से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा y/x, y/x का होल स्क्वायर प्लस 3y/x, और यहाँ बनेगा प्लस का 2। अब आप y/x को m मान लो, t मान लो, अल्फा मान लो, जो भी मान लो, तो m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से m की दो वैल्यू मिलेगी, -1 और कितना, -2। आपने किसको माना, m y/x को, तो y/x -1 -2, तो यहां से मिला y प्लस x इक्वल टू 0 और y प्लस 2x इक्वल टू 0। तो x प्लस y इक्वल टू 0 और 2x प्लस y इक्वल टू 0। ये वापिस इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन से लाइन को इक्वेशन निकालने का मेथड। अब इस y/x को हम लोग कितना मान लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं m, सो इट बिकम्स bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। और इसमें ध्यान से देखो, m में क्वाड्रेटिक है, whose two real roots are m1 m2, जिसके मतलब रियल नहीं, वैसे मान लो m1 m2 वैसे स्लोप है, रियल ही होगा, लेकिन वो d पे डिपेंड करेगा। m में क्वाड्रेटिक है, ये आपको रियल रूट कब देगा, मतलब किस पे डिपेंड करेगा, d पे। तो जरा d निकालें, इसका कितना आएगा, 4h² माइनस का ab। तो इफ लाइन्स आर रियल, यदि लाइन्स रियल हैं तो m1 m2 रियल होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी h² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ab। तो सुनो, इससे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस अगर आपको स्लोप का वैल्यू रियल दें, तो उसके लिए ये क्या होना चाहिए, h² ग्रेटर देन और इक्वल टू ab। अब सुनो, इनसे रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस तो ये है, और इनसे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस की इक्वेशन हमने ऐसे मान ली, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। इनसे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइन का स्लोप कौन है, m1 m2, और इनसे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस का स्लोप भी m1 m2 है। ऐसा क्यों लिया मैंने, उसको m3 m4 क्यों नहीं कर दिया, बोलिए, बोलो श्रेयांश। नहीं, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म और इसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म सेम है। इसका मतलब इससे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस का x और y का कोफिशिएंट और उनसे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस का x और y का कोफिशिएंट सेम है, और जिन लाइंस में x और y का कोफिशिएंट सेम होता है उनका स्लोप सेम होता है, तो कुछ भी नहीं चलता है यहाँ। कि आपका मन किया तो आपने m1 m2 इधर भी ले लो और उधर भी ले लो, मेरे पास सिंबल्स की कमी थोड़ा है, m3 m4 मान लो, अल्फा बीटा मान लो। यही तो इतनी देर से मैं आपको समझा रही हूँ भाई, कि स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स जिसको हम 2 डिग्री कह रहे हैं वो इसमें और इसमें सेम है, और इसीलिए मैंने a1x b1y जो यहां लिया वही यहां पे लिया है। तो ये बात आप समझो ना, है ना। अब देखो, बात समझ में आ गई। तो इनसे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस और इससे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइन का स्लोप सेम ही है। तो जब आप एंगल निकालते हैं, यहां देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन बाय, सुनो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इनसे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस या उससे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस के बीच का एंगल सेम ही होगा। एक बात सुनिए, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2x कॉन्स्टेंट नहीं है, इनके बीच का एंगल का थीटा है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस c1 कुछ भी हो, एंड y इक्वल टू 2x प्लस c2, उनके बीच का एंगल भी थीटा ही होगा।
जो कि चेंज किस में किया मैंने, सिर्फ कांस्टेंट में. एंड डिटरमाइनिंग ऑफ द एंगल्स कांस्टेंट डज नॉट प्ले एनी रोल, है ना. अब इनके बीच का अगर एंगल tan थीटा है तो हम लिखेंगे मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स m1 और m2 है तो सम ऑफ रूट्स देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स अगर आपके पास अल्फा एंड बीटा है तो सम ऑफ रूट्स कैसे लिखते हैं आप, माइनस b बाई ए, यानी माइनस एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लिखते हैं आप c बाई ए. याद आया. तो यहां से m1 प्लस m2 यानी सम ऑफ रूट्स कितना बनेगा, m का कॉफिशिएंट माइनस 2h अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट b और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 कितना बनेगा a बाई b. तो अब ये बात ध्यान रखना आप, क्या याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर इनसे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस की इक्वेशन ये है तो आपको ये रिलेशन मिलेगा और इसके दो रूट्स होंगे m1 m2 एंड सम ऑफ रूट्स माइनस 2h अपॉन b एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a बाई b. अब सुनो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट, आपके पास इन रूट्स का डिफरेंस नहीं है, आपके पास एडिशन है ना, डिफरेंस नहीं, मल्टीप्लीकेशन है. तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है. इसको लिखेंगे m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मॉड तो लगा देना आप बाद में. सो यहां से कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 4a बाई b अपॉन 1 प्लस a बाई b. तो ये कितना आ गया, 4 का बाहर निकाल लीजिए 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस b. ये दो लाइंस, इन दो लाइंस के बीच का क्या है, एंगल है, मॉड लगा दें आप. अब सुनो पहला केस, इफ लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. अब सुनो, यदि आपको इक्वेशन ऐसे दे रखी है तो इनसे रिप्रेजेंट होने वाली जो दो लाइंस हैं, दीज टू लाइंस नेवर पैरेलल बिकॉज दीज इंटरसेक्ट ऑन द ओरिजिन. और जो लाइंस पैरेलल होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनमें कोइंसिडेंट होगा, लेकिन इनसे रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस तो पैरेलल हो सकती है ना. तो पैरेलल एंड कोइंसिडेंट दोनों के केस में आपका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री और tan 0 डिग्री 0. और जब tan को आपने 0 बनाया, यहाँ कौन है tan थीटा 0 बनाया तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, दैट इज h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी. तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन में यदि xy का जो कॉफिशिएंट है 2h, xy का कॉफिशिएंट 2h, ये याद करना पड़ेगा. a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड xy का कॉफिशिएंट 2h. तो h स्क्वायर इफ इक्वल टू ए बी, द लाइंस आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट. सेकेंड केस, if L1 is perpendicular to L2 so theta will be 90 degree, tan 90 infinity और infinity बनने के लिए डिनोमिनेटर को 0 यानी a plus b equal to 0. तो a कौन, अभी अभी मैंने आपको बताया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0. एंड द थर्ड, if lines are equally inclined with coordinate axis. With coordinate axis means x axis और y axis. x axis और y axis का एंगल बाइसेक्टर x. तो स्लोप को कितना होना पड़ेगा, प्लस माइनस 1. यानी एक लाइन का स्लोप, सुनो, एक लाइन का स्लोप आपका 1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना होना पड़ेगा, माइनस 1. और इनका स्लोप m1 प्लस m2 कितना हो गया, 1 और माइनस 1 0. और यहाँ कौन है, माइनस 2h अपॉन b. m1 प्लस m2 कौन है, माइनस 2h अपॉन b. उधर जब आप लेके जाएंगे तो यहां से मिलेगा h इक्वल टू 0 या 2h इक्वल टू 0. और h इक्वल टू 0 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई. तो h square equal to ab for the lines to be parallel and the coincident. If the lines are perpendicular then a plus b equal to 0. That means coefficient of x square
plus coefficient of y square should be 0 and if the lines are equally inclined with the coordinate axis तो h का coefficient, h का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 0, यानी x y का coefficient कितना बनना चाहिए 0. So ये these are the three conditions, है ना. देखो जब आपको लाइंस अलग अलग दे रखी है तो tan थीटा का फॉर्मूला हम ऐसे लगाएंगे, और जब लाइंस आपको जॉइंट या पेयर ऑफ लाइंस या कंबाइंड फॉर्म में गिवन है तो फिर आप a b h g f और c के फॉर्म में काम करेंगे. यदि लाइंस आपको ऐसा दे रखा है तो एक कोएफिशिएंट a h b g f c के फॉर्म में काम करेंगे, और लाइंस अगर ऐसा दे रखा है तो a h और b के फॉर्म में काम करेंगे. यूं नहीं कि आप लाइन को अलग अलग करें, लेकिन जब आपको कंबाइंड इक्वेशन गिवन है लाइन की, देखो लाइन का सेपरेटली गिवन है तो मल्टीप्लाई करके कंबाइंड इक्वेशन निकालने, जैसे कि ये इन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करके मैंने कंबाइंड इक्वेशन निकाली. लेकिन अब थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझिए, अब आपको ये वाली इक्वेशन नहीं है, मतलब ये दो इक्वेशन नहीं गिवन है. देखो फिर से सुनो, ये दो सेपरेट इक्वेशन आपको गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करके आपने ऐसा निकाल लिया. अब आपको ये सब सेपरेट इक्वेशन नहीं गिवन है, आपको ये गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे, इनको स्प्लिट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे. यानी ये जो लाइंस हैं ये स्प्लिट कब होगी, ये जो सेकंड डिग्री है ये आपका टूटेगा कब, लाइन मतलब सेपरेट लाइन में जब h स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी हो. यदि h स्क्वायर का वैल्यू लेस देन ए बी है, h स्क्वायर का लेस देन ए बी हो गया तो ये स्क्वायर रूट में टर्म कैसी हो गई, नेगेटिव. अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आपको क्या देगा, इमेजनरी. कभी आपने tan थीटा सुना है क्या, 30 आयोटा डिग्री, 2 प्लस आयोटा डिग्री या 3 प्लस 7 आयोटा रेडियन, होता ही नहीं, है ना. तो लाइंस जो हैं, लाइंस बिकम्स इमेजनरी लाइंस आएंगी कब, जब h स्क्वायर क्या आ जाए लेस देन ए बी, यानी उस केस में ये सेकंड डिग्री टूटेगा ही नहीं, है ना. जैसे समझिए आपके पास ये सर्कल का इक्वेशन है भाई, ये सबको पता रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये सर्कल. मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूं तो a और b दोनों इक्वल है 1 के, या उससे कंपेयर कर लो क्योंकि c का वैल्यू आ रहा है ना. ठीक है, जैसे मान लो आप c को 0 करना भी चाहे तो कर दें, ये कर दें भैया, इसके फैक्टर नहीं बनते, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 नहीं आता. ये तभी आता है जब x और y दोनों साइमल्टेनियसली 0. और यदि मैं इसको कंपेयर करूं तो h का वैल्यू कितना है 0, h स्क्वायर क्या हो गया, h स्क्वायर 0, ab कितना हो गया 1, तो h स्क्वायर का वैल्यू ab से कम है, और इसीलिए ये आपका दो लीनियर में ब्रेक होगा ही नहीं. कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू लीनियर में टूटेगा ही नहीं, क्योंकि h स्क्वायर क्या है लेस देन ए बी, और जब h स्क्वायर का वैल्यू ए बी से ज्यादा हो, कैसे होगा, आप बीच में माइनस डाल दो फिर हो जाएगा, फिर h स्क्वायर तो 0 और a इंटू बी -1, तो 0 का वैल्यू -1 से ज्यादा होता है तो टूट जाएगा. अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x, दो सेपरेट लाइंस की इक्वेशन है. तो उसकी कंडीशन अभी देखते हैं, आप नोट कर लें, है ना. देखें आप लिखिए, आप सेपरेट इक्वेशंस फ्रॉम सेकेंड डिग्री. ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमने बनाई होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस है, उससे सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालें. मैंने आपको क्या लिखा है अभी देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 समझिए, 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही लिखा है आपको. ये किस फॉर्मेट में, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये आपको दो लीनियर फैक्टर देगी या नहीं देगी वो डिसाइड करेगा h स्क्वायर और ab पे. a का वैल्यू बोलो, a कितना है यहाँ पे 6, h कितना है -5/2, वेरी गुड, एंड b का वैल्यू 1, h स्क्वायर कितना हो गया 25/4, 25/4 कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग, और a इंटू बी कितना होता है 6, तो h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो ये आपको फैक्टर देगी, है ना. तो कितना बनेगा यहाँ पे बोलो, 6x स्क्वायर, डायरेक्टली लिखूं नहीं ऐसे लिख लो, चलो दिस इंटू दिस 6xy प्लस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, जैसे क्वाड्रेटिक का बनाते हैं ना वैसे बनाइए, 6x कॉमन ले लो, x माइनस वाई
है ना, नहीं माइनस आ रहा है ना, तो 2 लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस है ना 2xy और यहाँ कितना आएगा माइनस का 3xy। तो आपने कितना कॉमन लेना है यहाँ से 2x आपने कॉमन लिया तो कितना आएगा 3x माइनस का y, और माइनस का यहाँ से y कॉमन लिया तो 3x माइनस y। बोलना जरा क्या फैक्टर्स आएंगे, 2x माइनस y इक्वल टू 0 और 3x माइनस y इक्वल टू 0। सो ये दो लाइंस की इक्वेशन आ गई विच इज पासेस टू द ओरिजिन y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल टू 3x। इनके बीच का अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे, देखिए 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इस फॉर्मूले से निकालें। एक्यूट एंगल निकालना है तो मॉड ले लो, ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर यानी 25 अपॉन 4 माइनस का 6 अपॉन ए प्लस बी कितना 7, कितना हो गया ये 1/4, 1/4 का अंडर रूट 1/2, तो यहां से आपको tan थीटा कितना मिला 1/7, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 1/7। दिस इज द एक्यूट एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 1/7 या सिंपली माइनस tan इनवर्स 1/7। ये तो हो गया। अब देखो अगर आपका ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 गिव्स द टू लीनियर फैक्टर्स, यानी इट विल रिप्रेजेंट द रियल लाइंस h स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ab। क्लियर है, बात समझ में आ गई। लेकिन यदि आपको लाइंस इस फॉर्मेट में दे रखी है यानी ये, तो ये दो पार्ट में कैसे टूटेगी, कैसे निकालेंगे, सुनो इसकी कंडीशन निकालते हैं। ये इक्वेशन गिवन है, इसको आप x में क्वाड्रेटिक बनाइए, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, या तो x में बना लो या y में बना लो। हमने इसमें क्या किया था, इस फॉर्मेट में हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाया और y अपॉन एक्स को कितना माना m, तो m में हमने क्वाड्रेटिक बनाया। अभी आप इसमें x में क्वाड्रेटिक बनाए, x में क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर को एक साथ लिखिए तो ax स्क्वायर, फिर आप x का कोफिशिएंट निकालो तो 2x अंदर कितना बना hy प्लस g, अरे ऐसे लिखते हैं ना x में क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर फिर bx और फिर जो x से इंडिपेंडेंट है वो सब क्या कांस्टेंट। तो x से इंडिपेंडेंट कौन कौन है बताओ, by स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक बना ली मैंने, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कैसे निकालेंगे 4hy प्लस g इसका होल स्क्वायर माइनस 4a by स्क्वायर 2fy और प्लस c, 4 कॉमन निकाल लो, h स्क्वायर y स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 2hgy माइनस ab y स्क्वायर माइनस 2afy और माइनस ac, ये d का वैल्यू। यदि आप ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स को आप ऐसे लिखते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो हम इसके रूट्स को कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 2hy प्लस g प्लस माइनस अंडर रूट ये वाला d, ये अंडर रूट d, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है तो बाहर आ रहा है 2 कॉमन, यहाँ अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a, इसको कैंसिल आउट कर दो। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो लाइन सेपरेट निकालना चाहेंगे तो उस लाइन में, जैसे आप क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं ना, रूट्स अगर इंटीग्रल है तो d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, रूट्स अगर रैशनल है तो रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसीलिए लाइंस रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिग्री इन x एंड y, तो उस पे अंडर रूट थोड़ना आएगा, तो d को क्या होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। d क्या होना चाहिए आप बताओ, d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और इसको ना आप y में क्वाड्रेटिक बनाएं, 4 तो एज इट इज रखें, y स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ab, फिर 2y कॉमन ले लो तो मिलेगा hg 2y यानी माइनस af और जो भी है g स्क्वायर माइनस ac एज इट इज। 6 टर्म आनी चाहिए, गिन लो।
जब कोई भी क्वाड्रेटिक किसी का परफेक्ट स्क्वायर बने, भाई क्वाड्रेटिक किसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? सिंपली लीनियर का। यदि क्वाड्रेटिक लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब उसका d इक्वल टू 0 है, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 है। देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक गिवन है, क्या? 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका d निकालो, कितना आएगा? 36 माइनस 9 इंटू 4 36। तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख सकती हूँ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यदि कोई क्वाड्रेटिक लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब उसका d 0 होना चाहिए। आपने क्वाड्रेटिक अब किसमें बना लिया? y में क्वाड्रेटिक बना लिया, तो इसका d 0 होना चाहिए। तो इसका d इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक का। तो निकालना जरा, कितना आएगा? 4hg माइनस af, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर माइनस ac और h स्क्वायर माइनस का ab इक्वल टू 0। और एक बात ध्यान रखना, जब आप इस तरह से लिखते हैं तो a 0 नहीं बनेगा, वो डिनोमिनेटर में लाई करता है। वो तो आप क्वाड्रेटिक में भी करते हो ना, जब यहाँ लिखते हो तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या लिखते हो? नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना, h स्क्वायर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर f स्क्वायर माइनस 2a, है ना, h g f माइनस g स्क्वायर h स्क्वायर माइनस a b g स्क्वायर माइनस a c h स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b c इक्वल टू 0। कुछ कटता है? सब में से a कॉमन आ रहा है, आप ध्यान से देखो। a, यहाँ पे भी a, इसमें से भी a, इसमें से भी a, इसमें से भी a को कॉमन ले लो। चूंकि a तो 0 होगा नहीं, तो जो अंदर ब्रैकेट में बचा उसको क्या होना पड़ेगा? 0। तो सुनो, इसको हम नाम देते हैं डेल्टा, यानी डिस्क्रिमिनेंट। चूंकि d तो हम वहां यूज कर चुके होते हैं ना, इसलिए। और इसका वैल्यू आता है ये abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। और लाइंस बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? 0। a कॉमन लेने पर देखो यहां से आता है, ये यहां से a कॉमन लिया तो माइनस का abc, तो माइनस का तो कॉमन लेकर के आप प्लस बना लो। तो abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में लाइंस की इक्वेशन गिवन है, इस फॉर्मेट में, और यदि इसका ये डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब ये सेकंड डिग्री 2 लाइंस में ब्रेक होगी, है ना। जैसे ये रहा, ये तो 2 लाइंस में ब्रेक होगी ना। अरे तुमने बनाया ही इनको मल्टीप्लाई करके, और वो 2 लाइंस कौन होंगी? ये और ये। इसको अगर मैं सेकंड डिग्री इससे कंपेयर करूं तो देखो a का वैल्यू कितना आ गया? लिखो 2, dy स्क्वायर, b का वैल्यू 1, h कितना है? 3/2 प्लस का 2gx, g कितना है? माइनस 13/2, f कितना है? बोलो माइनस 5, 2fy एंड द वैल्यू ऑफ c 21। और यदि आप यहाँ पे ये सारा डेटा यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इक्वल टू 0। यानी इसका अगर आप ये डेल्टा निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0। दैट मीन्स द सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैन बी स्प्लिट इनटू 2 लीनियर इक्वेशन, यानी 2 लाइंस की इक्वेशन में ये स्प्लिट हो सकती है, सेपरेट हो सकती है। अब सेपरेट करेंगे कैसे? ये तो क्या थी? कंडीशन। होमोजीनियस है, यदि होमोजीनियस इस फॉर्मेट में है तो h स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू ab, सेपरेट लाइंस बनने के लिए। और अगर आपका इस फॉर्मेट में है तो सेपरेट लाइंस बनने के लिए क्या होना चाहिए? ये डेल्टा 0, और ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको। ये इक्वेशन भी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कंपेयर करके तो आप abc और gfc निकालेंगे, और वो डेल्टा भी याद करना पड़ेगा, है ना, नो डाउट।